हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा जो एडिटोरियल का वॉल्यूम 2 आप आया हुआ है प्रैक्टिस सेट, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। और इससे पहले हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 करा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट जो है ज़रूर लगाइएगा, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोग को जो है फ़ायदा हो पाएगा। और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपका स्कोर कितना आ रहा है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को जो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन लोग भी देखकर आपका नंबर जो है आपका इंक्रीज़ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो सेट नंबर 4 है, इसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है। जो सिक्किम राज्य है वो किससे घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिक्किम जो राज्य है चीन से, नेपाल से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। सिक्किम जो है उत्तर में चीन से, और पश्चिम में नेपाल से, और पूर्व में भूटान से, और दक्षिण में जो है पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित दर्रों का मिलान कर रहे हैं। दर्रा मिलान करना है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, तांगलांग दर्रा जो है वो लद्दाख से सुमेलित है, और हल्दी घाटी जो दर्रा है वो राजस्थान में है, और दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और असीरगढ़ जो है दर्रा वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी डी ए सी, बी डी ए सी होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, बी डी ए सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। जो वेलिकोंडा समूह जो पहाड़ी है, वेलिकोंडा समूह जो पहाड़ी है वो किसका हिस्सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, और वेलिकोंडा समूह जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आंध्र प्रदेश जो है पूर्वी घाट का हिस्सा आता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हिमालयी पर्वत श्रेणी जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोले कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। आपको बताना है कि कौन सी नदी इसमें पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पेरियार नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है, और पेरियार नदी केरल में बहते हुए वो आपको अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। आपको बताना है कि किस राज्य में सुइल नदी परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। जो सुइल नदी परियोजना है, जो सुइल नदी परियोजना है वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये सुइल नदी परियोजना जो है रावी नदी पर, सुइल नदी पर ही है, और ये जो है सुइल नदी रावी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सुइल परियोजना जो है सुइल नदी पर है और रावी नदी की सहायक नदी है, और ये राज्य जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश किया गया था, उसमें राजकोषीय घाटा कितना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.4 है। ठीक है, 4.4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है आपका स्थलरुद्ध है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है स्थल से। ठीक है, इसलिए स्थलरुद्ध पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, पूछ रहा है आपको। आपको बताना है कि कौन सी जो जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेंगमा जो जनजाति है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करती है, और बाकी सभी जो है हालचू, ओंग और सोम्पेन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। और ये जो रेंगमा है, रेंगमा जनजाति जो है नागालैंड राज्य में निवास करती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेंगमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ठीक है, मंगल जो है और बृहस्पति के बीच में आपका जो है क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन की पहचान करना है। ठीक है, सही कथन बताना है। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को लगता है, तो ये कथन गलत है। चंद्र ग्रहण जो है प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता है, पूर्णिमा को लगता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता है, इसलिए कथन गलत है। बी नंबर ऑप्शन बोला कि चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है,
चंद्र ग्रहण के दिन जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा नहीं, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है, इसलिए यह भी कथन गलत है। और सी नंबर में बोल रहे हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है, तो यह कथन सही है। ठीक है, और इसी का आंसर हो जाएगा सी नंबर। और यह बोले कि दक्षिणी अनंत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, तो यह भी कथन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, ये मैथ का क्वेश्चन है और इसमें मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 47/48 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 47/48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। जो भूमध्य सागर है वो अटलांटिक महासागर से किस जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 जो हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था। COP20 जो है कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 हुआ था वो आपको पेरिस फ्रांस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। जो शुंग वंश के शासक थे वो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदिशा। शुंग वंश की राजधानी जो थी विदिशा में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है। उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था वो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर ए अकबर कहलाता है। उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उसका नाम है सिर ए अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोले कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जो महाजनपद है वो कौन सा है। दक्षिण भारत में एकमात्र जो महाजनपद स्थित है वो कौन सा महाजनपद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असमक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है और इसकी राजधानी जो है पोटली या पोतन है और ये जो है गोदावरी नदी क्षेत्र के आसपास ये पाई जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी, कब की गई थी आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1336 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हैं कि मुंगेर में बढ़िया ताल और बर्खास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। जो मुंगेर में बढ़िया ताल आंदोलन हुआ था, मुंगेर में जो बढ़िया ताल आंदोलन हुआ था और बर्खास्त आंदोलन हुआ था वह किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में ये सब दोनों आंदोलन जो है चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहे हैं कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन सा शासक जो था कुरान खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अत्यंत सुरीले आवाज़ में कुरान पढ़ता था, इसलिए उसे कुरान खान की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। आपको बताना है कि कौन जो है काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, उसमें से कौन से व्यक्ति जो थे संबंधित नहीं थे। तो देखिए रोशन सिंह आपको संबंधित थे, अशफाक उल्ला खान भी संबंधित थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी संबंधित थे। आपका आंसर हो जाएगा सुखदेव, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपका काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था। आपको बताना है कि बंगाल जो विभाजन हुआ था वो प्रभावी किस तिथि को हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को आपका बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। महारानी विक्टोरिया जो थी वो उनको किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किस व्यक्ति को पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मिंटो को जो है राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी। इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी थी इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी और इसकी स्थापना जो है भीमराव अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहे हैं कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉल्फ फिंच जो था बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिंच, और ये जो है अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थित संबंधित राज्यों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा सुमेलित करके बताना है। ठीक है, मिलान करना है। तो देखिए चंद्रपुर जो है, चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है, और चित्रदुर्ग लौह अयस्क खान जो है चित्रदुर्ग वो आपका कर्नाटक में स्थित है, और बैलाडीला जो लौह अयस्क खान है ये आपका बैलाडीला जो है वो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है, और मयूरभंज जो है उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो रहा है क्या 2 4 3 1। ठीक है, तो 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 4 3 1। देख लिए चंद्रपुर लौह अयस्क खान महाराष्ट्र में स्थित है, चित्रदुर्ग लौह अयस्क खान जो है कर्नाटक में स्थित है, और बैलाडीला लौह अयस्क खान जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, और मयूरभंज लौह अयस्क खान जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहे हैं कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। जो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम है वो भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका समवर्ती सूची में से रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए जो है आपका प्रावधान वो समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय जो है किस फैसले मतलब किस वाद में फैसला लिया था। संविधान की बुनियादी ढांचे को संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो निर्णय लिया था वो किस वाद में लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 में हुआ था। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसमें केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और इसमें विधान परिषद सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसी के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका जो मूल कर्तव्य है संविधान में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। सोनल मान सिंह जो है किस नृत्य से संबंधित हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। सोनल मान सिंह जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। जो पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं, तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 के जी में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के जी में दिया गया है, और जो 243 के ई में है वो पंचायतों के लिए कार्यकाल जो 5 साल का होता है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि राज्य विधान मंडल में विधान परिषद के उपबंध
के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि जो राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कि मतलब कि विधान परिषद जो है उसके संबंधित जो है कौन सा कथन गलत है। चलिए देख लेते हैं। बिहार और तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, तो ये आपका सही है। बिहार में भी विधान परिषद है और तेलंगाना में भी विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, यह भी कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि कुल सदस्यों का बढ़ावा अंश स्थानीय निकायों के से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों के द्वारा निर्धारित होगा, तो यह कथन गलत है। कुल सदस्यों का बढ़ावा अंश नहीं, 1/3 भाग जो होता है वो स्थानीय निकायों के मिलकर होता है, तो यह आपका कथन जो है गलत है। यही आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में बोले कुल सदस्यों का बढ़ावा अंश जो है आपको राज्य में निवास कर रहे स्नातक के द्वारा होगा, तो ये आपका कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी की जो है स्थापना किस वर्ष किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू किया गया था। जो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था उसमें आपको कौन सा प्रावधान इसमें से लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका नागरिकता भी लागू कर दिया गया था, निर्वाचन भी लागू कर दिया गया था और अस्थायी संसद भी लागू कर दिया गया था, लेकिन मौलिक अधिकार उस समय लागू नहीं हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो आपको बताना है कि हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81.99% जो है आपका इसका राइट आंसर रहेगा। मतलब कि बिहार में हिंदुओं की संख्या जो है 81.99% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। शासन के बढ़ते स्तर के अनुसार जो आपको बताना है कि कौन सा क्रम आपका सही है। तो देखिए सबसे पहले इसमें बढ़ते क्रम में बताना है कि सबसे छोटा आपको लेना है पहले, तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा सबसे छोटा है, उसके बाद है आपका जो है पंचायत समिति होगा, उसके बाद जिला परिषद। मतलब कि जो पंचायती राज त्रिस्तरीय की बात कही गई है उसी में सबको बताना था कि ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिसमें कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। तो इसी को बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। जो अनुसूचित जाति थी उसके लिए राष्ट्रीय आयोग जो था किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2004 में जो है एससी के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहे हैं कि वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। जो वार एंड वुमेन पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर M.A. हसन है। वार एंड वुमेन पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा का निर्देशन किसने किया था। जो देश की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, उसका निर्देशन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरदेशिर ईरानी जो थे इसका निर्देशन किया था और ये जो फिल्म है 1931 ईस्वी में आपका रिलीज हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आपको आराम मिलता है। मतलब मधुमक्खी के डंक मारने से किस पदार्थ का उपयोग करने से आपको आराम मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेकिंग सोडा। जो आप डालेंगे मधुमक्खी के डंक पर तो आपको आराम की महसूस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोले कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है। तो रोमानिया की जो राजधानी है ये जो है बुखारेस्ट में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुखारेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोले कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 बोले कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू राजस्थान में जो है आपका आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहे हैं कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति कितना है क्रमशः। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में को बताना है कि क्रमशः प्रति व्यक्ति जो है कैलोरी कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2400 और 2100। 2400 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की आवश्यकता होगी और 2100 कैलोरी जो है शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है, आपको बताना है कि मुख्य कार्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है उदार बनाना विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस की मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि डीके कर्वे समिति का संबंध किससे है। डीके कर्वे जो समिति आया था ये 1955 में आपका डीके कर्वे समिति का गठन किया गया था और इसका संबंध जो है लघु उद्योग के विकास से है। ठीक है, लघु उद्योग के विकास से है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीके कर्वे समिति का संबंध लघु उद्योग से विकास से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है, मैथ का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11.1/3 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या कहते हैं। मतलब 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि GDP इसको कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा। अगर कोई देश जो है आपका मुद्रा है जो उसमें मुद्रा चल रहा है उसमें अवमूल्यन करता है तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इस पर प्रभाव पड़ेगा जो मुद्रा अवमूल्यन यानी कि मुद्रा की मूल्य में जो है कमी की जा रही है, तो मुद्रा के मूल्य में कमी की जा रही है तो आयात जो है महंगा हो जाएगा और निर्यात जो है सस्ता होगा। मतलब कि आप जैसे कि भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत में जो है मुद्रा का मूल्य में कमी हो जाएगा तो जो बाहर के देशों से हैं वो भारत से जो है सामान खरीदेंगे और जो है भारत को सामान जो है महंगे दामों पर मिलेगा, इसलिए आयात जो है महंगा हो जाएगा और निर्यात जो है सस्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्यूसेप मेजिनी को इटली का एकीकरण का जनक कहा जाता है, मेजिनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि पिरामिड जो है किसने बनवाया था। जो पिरामिड है वो किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरौन ने बनवाया था। पिरामिड का संबंध जो है मिस्र के प्राचीन काल के राजाओं से है, कब्र से है, और ये जो पिरामिड जो है फिरौन ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। फ्रांस के किस शासक ने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 11वां जो था, लुई 11वां सबसे पहले मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था अपने यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ पर शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति हुआ था 1919 में, उसके बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ पर एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में जो है आपका शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी कारण होता है। जो मानव शरीर में वृद्धि है धीमा होता है वो किसकी कमी कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की कमी के कारण जो है मानव शरीर में धीमा वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है जड़ नहीं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। आलू जो है आपका जड़ नहीं है, आलू एक प्रकार का तना है। ठीक है, बाकी सभी जो है गाजर, मूली और सलजम जो है जड़ का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि केचुओं के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केचुआ के श्वसन के संदर्भ में आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो देखिए सही कथन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केचुए जो है त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। नागफनी का जो पौधा है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है किस भाग में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तने में। नागफनी के पौधे में जो है तने में इसका प्रकाश संश्लेषण होता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। सभी पादप जो हैं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि सभी पौधे जो होते हैं अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। कोई कोई पौधा जो होता है दूसरे पौधों पर आश्रित होता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। 2 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। पादप मृदा में जो उपस्थित नाइट्रोजन होता है वो जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, तो ये आपका कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 आपका कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको मिलान करना है, अंग और इसकी विशेषता के बारे में मिलान करने के लिए दिया गया है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो देखिए, बोल रहे हैं पहला नंबर में कि अमाशय। अमाशय जो है इसका कार्य क्या है, तो इसकी विशेषता है कि अम्ल का विमोचन करते हैं, मतलब कि HCl जो हमारे शरीर में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है वो अमाशय से ही होता है, इसलिए अम्ल का विमोचन करता है अमाशय। और जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत जो होता है पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। छोटी आंत का कार्य क्या है, तो पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। और जो बड़ी आंत है वो जल का अवशोषण करता है। और जो यकृत है शरीर की बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 3 1, 4 2 3 1, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं। जो WBC हमारे शरीर में है, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो क्या कार्य करती हैं आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोगाणुओं का विनाश करती है। जो WBC कोशिका होती है हमारे शरीर में वो रोगाणुओं का विनाश करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि चिकित्सक हृदय संबंध स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं हृदय स्पंद यानी कि हृदय की गति को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। जो लाइसोसोम हमारे कोशिका में बनता है वो उसके लिए कौन सा उत्तरदायी कोशिकांग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी उपकरण, मतलब गोल्जी काय में ही जो है आपका लाइसोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि किसी पदार्थ का उपचय होता है तो यदि उसमें क्या होगा, मतलब किसी पदार्थ का अगर उपचय यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा। ऑक्सीडेशन अवस्था में आपका जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु जो है आपका द्रव अवस्था में सामान्य अवस्था में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन जो है आपका द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहे हैं कि आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है वो आपको बताना है। आवर्त सारणी के संबंध में, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में, इसमें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये आपका कथन सही है, परमाणु संख्या कहीं होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन जो किया था वो भोसले ने 1913 ईस्वी में किया था। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि इसमें 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं, ये कथन गलत है। इसमें 7 समूह नहीं 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, ये आपका उल्टा दे दिया है, तो इसलिए आपका कथन गलत हो जाएगा और सही कथन बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश की प्रकृति कैसी आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो कण के समान है या तरंग के समान है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति जो है कण के समान या तरंग के समान हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहे हैं कि विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो कैसी होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसके विपरीत दिशा में जो है विद्युत धारा की दिशा होती है। मतलब आपको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, मिलान करके बताना है आपको। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। मिलान करने के लिए ऑप्शन ए में दिया है कि अभिकेंद्रीय बल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r होता है, तो आपका 3 नंबर से मिलान होगा। संवेग जो है संवेग का होगा P बराबर mv,
द्रव्यमान गुना वेग होता है। वेग का आपका हो जाएगा d/t, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम। त्वरण का आपका हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर बटा में समय। तो इसका आपका मिलान करने पर आएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 आपका किस ऑप्शन में आ रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। 3 1 4 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि 1 माइक्रोन कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? जो 1 माइक्रोन होता है वो कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.0001 के बराबर जो है आपका 1 माइक्रोन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? जो लोलक है, इसे लोलक जो होता है वो आपका चरम स्थिति पर यहाँ पर पहुंचेगा, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका त्वरण जो है, इसका त्वरण अधिकतम होगा। अगर जो है लोलक जो है अंत बिंदु पर पहुंचता है चरम स्थिति पर, तो इसमें से आपका त्वरण जो है उसका अधिकतम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे के 3 स्थितियाँ दी गई हैं और इस पासे में अक्षर ई के जो है विपरीत आपको बताना है कि अक्षर ई के विपरीत जो है आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये जो डाइस का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए डी और एफ यहाँ पर सेम दिया है, तो डी और एफ दिया है सेम, तो यहाँ पर ई और ए जो है एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ई का विपरीत जो होगा ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि ये भी मैथ का क्वेश्चन है। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है तथा साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है 5 रुपया, तो इसका मूलधन आपको बताना होगा। तो इसका मूलधन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आपका जो है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 78 में आपको रीजनिंग में बताना है कि व्हाट के स्थान पर जो है लुप्त संख्या के स्थान पर आपका कौन सा होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका सॉल्व करने पर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? जो हिम झंझावत आता है वो किस क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका क्षेत्र में आता है। हिम झंझावत जो है आपका अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। इसमें कौन सा वाक्य है? आपको बताना है कि सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या उपवाक्य है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, इसमें जो कीवर्ड है, जहाँ पर कीवर्ड आपको बीच में जोड़ता हुआ लिखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। जहाँ भी आपको की दिखेगा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो आपका ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना है आपको। चाचा जो शब्द दिया है उससे आपको विशेषण शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाचा का हो जाएगा विशेषण चचेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 जो दिया है वो आपको इंग्लिश का क्वेश्चन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। हिंदी में आपको इसका ट्रांसलेट करना है। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, तो इसका आपको ट्रांसलेट हिंदी में करने पर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन करने पर, कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अटका बनिया दे उधार, इसका मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेचारगी में कष्ट सहना। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का अर्थ होगा बेचारगी में कष्ट सहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु लव्स बुक, वन हु लव्स वर्क, ये आपको बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि इसके लिए एक वर्ड क्या आएगा? वन हु लव्स बुक, मतलब जो वो व्यक्ति जो बुक से लव करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिब्लियोफिल कहा जाता है उसे, बिब्लियोफिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है कि किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया है जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई है? किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें कि 33 सरीसृप प्रजातियां
और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुदुमलाई जो है टाइगर रिजर्व में आपका ये सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें कि 33 वो सरीसृप प्रजातियाँ और 36 जो है उभयचर प्रजातियाँ पाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है वो किस खेल से संबंधित है। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपा कर्माकर का संबंध जो है जिम्नास्टिक्स से है। दीपा कर्माकर का संबंध जो है जिम्नास्टिक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। माउंट एडम्स जो है एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, ये एक प्रकार का ज्वालामुखी है। माउंट एडम्स यह किस देश में स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एडम्स जो है अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट एडम्स ज्वालामुखी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 2024 में हान कांग दिया गया था, और यह दक्षिण कोरिया की जो है साहित्यकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया था। दुर्लभ जो है उत्तरी पीटल बतख, इसका झुंड जो है किस राज्य में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका देखा गया था, उत्तरी पीटल बतखों का झुंड देखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। जो ये सोलिगा जनजाति है वो आपको बताना है कि किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो अब देख लीजिए आपको सोलिगा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है। तो सोलिगा जनजाति जो है तमिलनाडु में और कर्नाटक में पाई जाती है। सोलिगा जनजाति जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहे हैं कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। जो महिला शांति सैनिकों के लिए जो पहला सम्मेलन किया गया था वो कहाँ किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में जो है इनके लिए महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य ने शुरू किया है। सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके दुर्घटना बीमा के लिए शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया है। कौन सी योजना है, तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है। दुर्लभ जीवाश्म को बताना है कि किस राज्य में खोजा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में जो है आपका दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है कि भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है। आपको बताना है कि भारत की जो तटीय पक्षी गणना है, मतलब कि तटीय पक्षी गणना जो है वेडर पक्षी गणना जो है किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो जामनगर गुजरात में स्थित है, वहीं पर आपका तटीय पक्षी जनगणना जो है सबसे पहली बार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि स्फेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है। स्फेरेक्स जो टेलीस्कोप है वो आपको बताना है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के जो है पहल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा जो अमेरिका की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, इसी ने स्फेरेक्स टेलीस्कोप जो है इसका पहल शुरुआत किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहे हैं कि हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और उसको बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। आपको बताना है कि किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो आपका जो है आईआईटी बॉम्बे ने इसको शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे ने जो है मृदा जो है प्रदूषण इससे निपटने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है कि भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी योजना शुरू किया है। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल को शुरुआत किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल की शुरुआत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है।
कौन सा राष्ट्रीय नगर निगम जो है, भारतीय नगर निगम, अपने बजट में जलवायु अध्यय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद नगर निगम जो है जलवायु अपने बजट में जो है शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया है? जो प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ हुआ था उसके लिए जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जो है न्यायिक आयोग का गठन किया गया है प्रयागराज में जो महाकुंभ भगदड़ होता है उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय जो है, भारत का पहला जो है राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो चलिए इसी के साथ आपका जो है सेट नंबर 4 समाप्त हो गया है। और आप लोग का स्कोर कितना रहा इसमें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर और भी किसी पब्लिकेशन का आप लोग को वीडियो चाहिए सेट प्रैक्टिस के तौर पे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस पर बनाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।